हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे पास में सैमसंग का सिंगल डोर फ्रिज है। आप देख सकते हैं इसमें करंट तो आ रहा है, लेकिन ये ठंडा नहीं कर रहा है। कस्टमर का कहना है कि ठंडा नहीं कर रहा है, और मैं भी देख रहा हूँ तो पूरा ड्राई है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सिंगल डोर फ्रिज को कैसे रिपेयर करेंगे जीरो से। आप मान के चलिए कि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको सिंगल डोर फ्रिज में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी रिपेयर करते वक्त, क्योंकि आज हम इसमें कवर करेंगे फ्रिज के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, सारे प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि मैं जितने भी होम अप्लायंस हैं, हम उन सब के वीडियोज़ बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं। कभी भी आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट में करें। और दोस्तों, अपने वीडियो देखने के बाद में लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको वीडियो में जितना ज़्यादा हो सके आपको सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए सर दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि फ्रिज का पावर ऑन है और अंदर फ्रिज में लाइट जल रही है, तो सप्लाई तो आ रही है। अब सप्लाई आ रही है फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा, क्योंकि जो गुनगुनाहट होती है वो मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा है, शायद आपको भी नहीं सुनाई आ रहा होगा। तो हम लाइट आ रही है तो हम सबसे पहले इसका पीछे से चेक करेंगे। पीछे कंप्रेसर के पास हम देखेंगे कि इसमें 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट लगा है। यहाँ पे थर्मोस्टेट 4 नंबर के आसपास है, आप देख सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये बंद है तो अपन इसको घुमा के देख लिए, ये ऑन ही है। इसमें ऐसा बंद करके नहीं रखा गया है। तो उस कंडीशन में ये चल नहीं रहा है और पूरा ड्राई है। फ्रिज भी काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था, कस्टमर बोल रहा था, बोले ठंडा नहीं कर रहा था, तो ठंडी भी थी तो हमने बंद करके रख दिया। अब गर्मी आ रही है दोस्तों, तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे बनाने के लिए। तो हम देखते हैं पीछे कंप्रेसर के पास में 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो हम रिले वाल्व पे कंप्रेसर चेक करेंगे, नहीं आएगा तो हमें इस थर्मोस्टेट को चेक करना रहेगा, क्योंकि थर्मोस्टेट से सीरीज में यहाँ से सप्लाई वापस रिटर्न जाती है। अगर यह थर्मोस्टेट वर्किंग में नहीं होगा तो फिर हमको इसको खोलना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि प्रॉब्लम यहाँ पे है क्या। क्योंकि अगर क्वांटिटी बताती है थर्मोस्टेट दोनों सिरों पे, तो फिर यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो हमें 220 वहाँ पे मिलना चाहिए कंप्रेसर के पास। तो ठीक है, हमें चलते हैं पीछे, चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नीचे। अब हम देखेंगे कि इनको निकालेंगे और निकालने के बाद में हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये दोनों कंप्रेसर के जो 220 वोल्ट होते हैं, इसको हमने दोनों वायरों को निकाल लिया है। एक ये गोल वाला रिले, इसमें OLP लगा हुआ है, और ये एक रिले लगा हुआ है सिंगल पॉइंट का, और ये टेकमसा का 1340 कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं। और रिपेयरिंग हुआ है, इसको गैस चार्ज हुआ है, पर अभी हमें वो नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि कंप्रेसर चल नहीं रहा है। तो कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है वो हम देखेंगे। इसमें हम पहले सप्लाई देंगे और यहाँ पे हम इन दोनों टर्मिनलों को, न्यूट्रल और मीटर की दोनों पॉट लगाएंगे, इस पे और इस पे। हम चेक करेंगे वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगा के हम बोर्ड फिर देखते हैं।
तो फ्रेंड्स, हमने इसको मीटर के दोनों पॉट को हमें इन दो वायरों पे देना रहेगा, इन दोनों वायरों पे। तो हम देखते हैं इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक यहाँ सप्लाई नहीं आएगा तब तक हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो हम इसमें और एक इसमें लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया, दोनों पॉटों को कनेक्ट कर दिया हमने। अब हम इसको सप्लाई देंगे और मीटर को हमने एसी बोल्ट पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम बटन को ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 243 वोल्ट मीटर में दिखा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा थर्मोस्टेट का इशू नहीं है। तो हमारा इनमें से कंप्रेसर चेक करेंगे और कंप्रेसर चेक करने के बाद में हम ये रिले और वाल्व चेक करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो भी कोई कंप्रेसर नहीं चलेगा। अब दोनों में से एक पार्ट तो ख़राब हो सकता है। अगर कंप्रेसर ओके है तो, अगर कंप्रेसर ओके नहीं है तो कंप्रेसर का इशू हो सकता है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे और फिर इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। अब हम पावर को बंद करेंगे और सप्लाई को निकाल लेंगे। अब हम रिले को चेक करेंगे। रिले के ये सिंपल रिले लगा हुआ है, पीटीसी रिले बोलते हैं इसको। तो इस रिले में हम दोनों पॉट में दोनों मीटर के कनेक्शन को डालेंगे और फिर इसको हम कॉन्टिन्यूटी मोड पे लगाएंगे। ये देखिए, हमने इसको क्वांटिटी मोड पे लगाया तो आप देख सकते हैं मीटर में 23, 22.9 इस टाइप का वहाँ पे शो कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में बीप बजा तो भी ठीक है, नहीं बीप बजा तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें रिले लगा रहता है। तो रेजिस्टेंस भी कभी कभी रेजिस्टेंस बताता है। अगर OLP चेक करते हैं तो उसमें डायरेक्ट बीप मारता है। तो इसमें एक सिस्टम रहता है छोटा सा, एक प्लंजर पट्टी रहती है और एक पत्थर के समय का हीटिंग जैसा रहता है वो, क्योंकि वो गर्म होता है तो टच करता है वो, और वो टच करता है तो वो शॉर्ट मारने के लिए रहता है स्टार्टिंग को। तो 2 टर्मिनल पे 2 वायर लगते हैं, तो तीसरा जो रहता है वो शॉर्ट मारने का काम करता है कंप्रेसर को स्टार्टिंग के लिए। तो ये पॉइंट लगाया हमने तो ये वैल्यू बताया, तो ये वैल्यू बता रहा है, तो इसका मतलब ये रिले ठीक है। अब हम OLP देख लेते हैं। OLP के एक पार्ट पे हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया मीटर का और दूसरे को हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ लगाने के बाद में कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, वो तो अभी दिखा रहा था लेकिन अभी कुछ भी दिखा नहीं रहा। ये हमारा ओवरलोड खराब है, तो कभी दिखाता है रजिस्टेंस, कभी नहीं दिखाता है, कभी भी तो आया ही नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा ओवरलोड ख़राब है। ये हिल भी हम रहा इसको है, दूसरा लगाएंगे। अब दूसरा लगाने के हम फिर देखते हैं। ये लूज भी है और हिल भी रहा है। ये हिलने की वजह से अंदर से टच हो रहा होगा, नहीं टच हो रहा होगा, कभी टच होता है शुरू होता है, कभी नहीं टच होता है नहीं शुरू होता है। तो इससे अच्छा है कि हम एक दूसरा ओवरलोड लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक दूसरा ओवरलोड है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो इसके हम मीटर पे एक पॉट पे लगाएंगे तो इसका कभी टच और होता है, मीटर चेक करके देखेंगे दोनों पॉट ऐसा भी हो सकता को, है ये कंटिन्यूटी बीप बजाता है कि नहीं कभी बजाता चलता है कभी नहीं चलता है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, हमें पहले इसको चेक करना होगा। कभी करता था कभी मीटर से इसको एक बार चेक कर हम लेते इस हैं। रिले को एक बार चेक करते हैं और तो इसके लिए हम थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि मैंने मीटर के दोनों पॉट को दोनों तरफ से लगा दिया इसमें बीप बचा, तो इसमें बीप भी आ रहा होगा, आपको सुना ही आ रहा होगा। मतलब तो ये हमारा ओवरलोड ओके है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। और ये ख़राब है क्योंकि ये कभी टच हो रहा था कभी नहीं हो रहा था, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था। और ये कंप्रेसर को कभी चालू करता है कभी ओवरहीट होकर तो नहीं बज रहा है, ये ओवरलोड बंद हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम क्या करेगा, वो कटअप दे देगा उस कंडीशन में। ये वाला हमारा लोड है, हमारा ख़राब है, तो हम एक दूसरा ओवरलोड लगाते हैं। कंप्रेसर हमारा शुरू होता है कि नहीं होता ये है। हमारा उसके पहले हम इस कंप्रेसर के तीनों टर्मिनल को चेक करेंगे, ये चालू है कि बंद है, कि वायरिंग वगैरह इशू तो नहीं है, वायरिंग अच्छा है कि नहीं है। इसके तो उसके लिए हमें एक एक सिरे पे हम खुला हुआ तो नहीं है, तो हमको लगाने के अंदर ये चेक करना रहेगा। थोड़ा सा आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए।
अब यहाँ मुझे, अब चूँकि ढक्कन लगा है तो एक बार मुझे खोलना पड़ेगा। दोस्तों ये निकलने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो वाला जो पॉइंट है, ये कवर का नट स्क्रू तो हमने खोल दिया कि हम निकाल के दिखा देंगे, बट ये जो इसका डिस्चार्ज वाला पाइप है, ये डिस्चार्ज वाला पाइप में यहाँ पे कैसा तो भी फिट करने वाले ने फिट किया है, तो ये निकलने की कंडीशन में नहीं है अगर ये पाइप नहीं रहता है यहाँ पे। क्योंकि टेकमशा के कंप्रेशर में जो सेक्शन और डिस्चार्ज होता है तो दोनों एक का डिस्टेंस थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि ये जो लॉक हुआ या इसका ट्रे नहीं होगा, दूसरा ट्रे किसी ने एडजस्ट करके दिया होगा, तो ये यहाँ पे अटका रहा है इसको। अगर ये रोकता नहीं था हम इसको ईजिली निकाल लेते हैं और आपका कंप्रेसर का टर्मिनल को हम दिखा देते हैं। बट ये अटकाने की वजह से अभी इसको आड़ा टेढ़ा कुछ करूँगा और ये पुरानी फ्रिज है और कहीं इसमें से लीकेज वगैरह गैस वगैरह निकल गया तो प्रॉब्लम अपना बढ़ जाएगा, तो वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी। तो इससे अच्छा है कि हम तीनों टर्मिनलों को यहीं से हम आपको मीटर का पॉट लगा के चेक करा के बता देते हैं और फिर उसको हम चालू करके एम्पियर वगैरह भी देख लेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करता हूँ और ये मीटर को मैं लगाता हूँ यहाँ पे, आपको दिखेगा कैमरे में। अब हम यहाँ पे दोनों नीचे के वायरों में हम जो कंप्रेसर का दोनों रिले वाला पॉइंट होता है हम वहाँ पे वायर लगा रहे हैं। यहाँ पे 60.9 ऐसा दिखा रहा है। अब हम एक पॉइंट को ओवरलोड वाले पॉइंट पर रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 40, 39, 38 यानी कुछ ना कुछ पॉइंट हमें दिखा रहा है, 37, 38 इस टाइप से दिखा रहा है। तो और हम फिर रिले के दूसरे वाले पॉइंट से और फिर हम ओवरलोड के दूसरे वाले पॉइंट पे टच किए हैं, यहाँ भी वैल्यू दिखा रहा है। अब एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे मुझे इसलिए नहीं 23.5 इस टाइप से दिखा रहा है और दूसरे वाले पे 60 के आसपास दिखा रहा है। तो कहने का मतलब कंप्रेसर में कोई इश्यू नहीं है। अब हम कंप्रेसर का एक बार बॉडी शॉट देख लेंगे। तो हम बॉडी शॉट के लिए एक पॉइंट यहाँ रखते हैं और एक टर्मिनल पे लगाएंगे, फिर ये हमने रिले के दूसरे टर्मिनल पे लगाया और फिर ये ओवरलोड के पॉइंट पे लगाया, तो कहीं से कोई बॉडी शॉट नहीं दिखा रहा मुझे। अब ये चीज़ें आप खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जितने पॉइंट होते हैं मैं वो बताने की कवर करता हूँ इसमें मैं वीडियो में। अब मेरे हिसाब से तो कंप्रेसर शॉर्ट नहीं है, बॉडी शॉर्ट नहीं है, सारा वायरिंग ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। हमारा एक ये रिले में पॉइंट लगा दिया हमने फेस को, और न्यूट्रल हम OLP में लगा देंगे। OLP में हमने न्यूट्रल दे दिया, आप देख सकते हैं। एक पॉइंट हमने रेड वाला रिले में दिया, ब्लू वाला हमने दे दिया OLP में। अब इसको हम पहले लगाते हैं कंप्रेसर के टर्मिनल पे ओवरलोड वाले पॉइंट पे। ओवरलोड वाले पॉइंट पे हम एक बार लगाएंगे। ये हमने लगा दिया इसमें। अब ये रिले का पॉइंट है, तो रिले का पॉइंट, रिले में ये क्योंकि एक ही पिन वाला रिले है ये, तो इसका सीधा बहुत आसान है। दोनों छेद इसके जो कंप्रेसर में लगते हैं ये ऊपर के साइड में है, तो हमको रिले को ऊपर करके लगाना रहेगा। अब ये हमने इसमें लगा दिया, तो हमारा रिले यहाँ पे और ओवरलोड लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एम्पियर भी देख लेंगे। तो हमने ब्लू वाले पे दिया था न्यूट्रल, तो हम न्यूट्रल पे लगा लेंगे और उसको लगाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको उठा देता हूँ और इसको एम्पियर वाले मोड पे ला लेंगे। एम्पियर वाले मोड पे हमने ला लिया है। अब एम्पियर वाले मोड पे लगा लिया, तो अब हम इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद इसको ऑन करेंगे हम। तो दोस्तों
कंप्रेसर तो हमारा शुरू हो गया है और एम्पियर भी देख सकते हैं 0.5 0.4 इस टाइप से एम्पियर ले रहा है। 0.4 देखते हैं 2 मिनट, अगर इसका एम्पियर बढ़ता है तो कंप्रेसर में कुछ इशू हो सकता है, अगर नहीं बढ़ता है तो हमें उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको देखता हूँ मैं कि इसमें डिस्चार्ज गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा तो गैस सर्कुलेट करेगा और जब सर्कुलेट करेगा तो डिस्चार्ज गर्म होता है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ मुझे हल्का हल्का गर्म फील होने लगा है। कंडेंसर भी हल्का गर्म हो रहा है, अभी बहुत तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ मैं कंप्रेसर के पास टच किया हूँ तो यहाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा है। अब यहाँ से धीरे धीरे इसकी सर्कुलेशन यहाँ से ऊपर तक जाएगी, ऊपर से जाएगी, फिर वहाँ से नीचे आके यहाँ पे फ़िल्टर, ड्रायर फ़िल्टर के पास से होते हुए या कैपिलरी के थ्रू सीधा अंदर चली जाएगी फ्रीज़र में। अब ये जितना अच्छा गर्म करेगा उतना ही अच्छा। क्या कंडेंसर का काम क्या होता है कि वेपर को द्रव में बदलने का काम करता है। तो ये वेपर को जब द्रव में बदलेगा तो जितना ज़्यादा ये ठंडा करेगा, कंडेंसर गोला घुमा के ठंडा करेगा। अब ठंडा करेगा तो ये सीधी सी बात है, ये गर्म होगा। अब यहाँ से कैपिलरी के थ्रू फ्रीज़र में जाएगा तो वहाँ पे हमें कूलिंग देखने को मिलती है। तो हम हाँ, अभी अच्छा गर्म हो रहा है, यहाँ तक आ गया है। यहाँ से ऊपर से लेके तो ये पॉइंट ये सारे पॉइंटों में गर्म आ गया है और ड्रायर भी हल्का गर्म हुआ है, हल्का, बहुत मामूली, ना के बराबर। अब चूँकि हमको काम करते करते सालों हो गए हैं तो फिर हमको फील हो जाता है कि फ्रीज ओके है कि नहीं ओके है। तो दोस्तों देखा आपने, अभी भी ये 0.4 का एम्पियर ले रहा है। तो इसमें अभी तक कोई इशू नहीं नज़र आया मुझे। अगर इसको ट्रिप मारना रहता तो ये अभी तक ट्रिप मार चुका होता, विद इन सेकेंड या विद इन मिनट बोल सकते हैं आप, 37 मिनट के आसपास ये ट्रिप मार जाता। अगर ये कंप्रेसर में कुछ इशू होता या कोई पार्ट का इशू होता, रिले OLP का, तो पार्ट तो पुराना ही है, मैंने नया पार्ट नहीं डाले हैं। पुराना OLP एक दूसरा ही पुराना मेरे पास था, वो भी मैंने टेस्टिंग के लिए लगा दिया हूँ। तो दोस्तों देखा आपने इस फ्रिज में, हाँ, अब ये सेक्शन भी ठंडा हो रहा है, हल्का हल्का सेक्शन भी ठंडा हो रहा और ये डिस्चार्ज अच्छा गर्म हो रहा है। अब मुझे तो फील हो रहा है, अब आपको वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को फील नहीं होगा, बट अगर आप मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास एक सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर सेंसर मीटर है, तो मैं उसको एक बार लगा के आपको दिखा देता हूँ, फिर अपन उसको कूलिंग भी देख लेंगे एक बार। दोस्तों पीछे का काम तो हमारा ओके हो गया और आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही होगी। हाँ, आवाज़ आ रही है और ये गर्म हो रहा है डिस्चार्ज, इसका मतलब इसमें गैस की भी कोई इशू नहीं है। तो इसको हम अभी कुछ देर चलने देते हैं, 5-10 मिनट, फिर देखते हैं कि सामने की क्या कंडीशन है फ्रीज़र की। लीकेज का इशू तो नहीं है, अगर लीकेज का रहता तो गैस निकल चुकी होती और ये कंडेंसर कॉइल हमारा हीटअप नहीं दिया रहता। अब ये बढ़िया हीटअप दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सारा कुछ सिस्टम ओके चल रहा है और ज़्यादा कुछ फ्रिज में है नहीं दोस्तों। कंप्रेसर अगर ओके है, रिले OLP ओके है, आपका सप्लाई 220 वोल्ट अगर यहाँ कंप्रेसर के पास आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि ये 220 वोल्ट का पॉइंट रहता है, ये यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, कनेक्टर लगा है
अब अंदर ही अंदर ये वायर वहाँ पे जाता है, थर्मोस्टेट के बाद जाएगा, फिर डोर स्विच से फिर वो रिटर्न होके सीधा आ जाता है इस वाले वायर से नीचे। तो इसमें 220 आ जाता है, 220 वही कंप्रेसर के टर्मिनल पे लगता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें सिंगल डोर फ्रिज में। आपने ये बहुत इजी है, आपने एक बार ये वीडियो को देख लिया तो आपको 90% 80% आपको सब समझ में आ जाएगा। अब रही बात 10-20% की, तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। आप रिपीट करके 2-3 बार देख लीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एम्पियर अभी भी देख सकते हैं दोस्तों हमारा 0.4 ये अभी एम्पियर ले रहा है। और ये अभी देख सकते हैं कि हमने लगा के ही रखा है, निकाला नहीं है हमने। तो दोस्तों आज की वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और फिर अपन देखेंगे 5-10 मिनट के बाद फ्रीज़र की क्या कंडीशन बनती है। अब दोस्तों सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, बाकी तो मुझे पता है कि वो फ्रिज चल रहा है और उसका कंडेंसर गर्म हो रहा है, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये छोटा सा मीटर रखा हूँ मैंने, डिजिटल मीटर, टेम्परेचर सेंस करने के लिए। देखते हैं इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अभी यहाँ पे रूम का टेम्परेचर 30.2 दिखा रहा है। अब हम रखेंगे इसको इस जगह पे और फिर हम देखेंगे इसमें टेम्परेचर पड़ रहा है कि नहीं। हालांकि वो जो यहाँ पर लगा देता है, इस सेंसर को यहाँ लगाया हमने। अब यहाँ पे लगाने के बाद में अब टेम्परेचर मीटर में आप देखिए टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, देख सकते हैं 31 के आसपास था, 36 के आसपास पहुंच गया, 34 पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ये अंगूठे से इसको दबा कर रखा हूँ कंडेंसर के पाइप पे। आप देख सकते हैं इसका मीटर बढ़ रहा है 38.4, 39.2, आप देख सकते हैं ना। तो दोस्तों बाकी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि फ्रिज चल रहा है। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल देखेंगे तो अभी हमें को फ्रीज़र भी चेक करना रहेगा, वहाँ भी एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स अभी तो लाइट चली गई है, अब लाइट चली गई है, अब कब आएगी तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार इसका फ्रीज़र में कुछ ठंडा हुआ है तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी इसका 31.30 के आसपास में इसका टेम्परेचर का मीटर है। तो मैं थोड़ी देर इसको बंद करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। 30 के आसपास आपको दिखा रहा है ये। अब हमने फ्रीज़र के अंदर में डाल दिया है उसका सेंसर और हमने मीटर को बाहर ले लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 27.6 आ गया है। और अंदर फ्रीज़र काफ़ी ठंडा कर रहा था, मैंने हाथ लगा के देखा था तो काफ़ी ठंडा कर रहा था, 27 तक आ गया है ये 30 से। तो आपको भी पता है कि जब कोई चीज़ ठंडी रहती है तभी वो टेम्परेचर डाउन करता है, नहीं तो नहीं करता है। 26 आ गया, 26.4। दोस्तों लाइट तो चली गई है लेकिन हमारा काम हो गया है, तो हमने उसको टेस्टिंग भी कर लिया 5 मिनट चला के। और फ्रीज़र में ठंडा भी आ गया, तो हमने ये मीटर लगा के, वैसे तो नहीं दिख पाता बट हमने मीटर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं 30 पे लगाया था हमने, अभी 25 आ गया है। खोलते हैं डोर को और आप भी देख सकते हैं यहाँ पे ठंडा हो रहा है। वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा पर मेरे हाथ में देख सकते हैं पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ठंडा हुआ था। और लाइट चली गई तो जो आइस जमा हुआ था हल्का हल्का वो पूरा मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने की वजह से वो पानी हो गया है। बाकी आपका कोई और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद में जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम उसकी सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, बस आप काम पे फोकस करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और आप
आपने अगर चाहा सीखने की कोशिश किया तो आप पूरी तरीके से इसी चैनल पे सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आप फिर से एक बार कहता हूँ, आप वीडियो को एक बार में ना समझ में आए तो आप उसको एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करके देखें। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सिंगल डोर फ्रिज के सारे आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट में आप मुझे कमेंट करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, वापस से लाइट आ गई है, तो मेरा कुछ एक पॉइंट था जो कवर नहीं हुआ वीडियो में, तो हम वो कवर कर देते हैं। आप देख सकते हैं अभी लाइट जल रही है और यहाँ पे ये देखिए, इसमें आपको सनसनाहट भी सुनाई दे रही होगी फ्रीज़र में। और मुझे यहाँ पे हल्का हल्का रेती के जैसे उंगलियों में हमारे लग रहा है, तो ये पूरा अच्छा ठंडा कर रहा है। अब इस टेम्परेचर को हम अगर चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अभी 4 पे है, तो इसको हमको फुल पे करना है तो फुल पे कर सकते हैं। कोल्डेस्ट पे है फुल, तो आपको जितना बढ़ाना उतना बढ़ा लीजिए। और एक चीज़ हम यह कहना भूल गए थे इसमें कि कस्टमर की कभी कभी क्या होती है, शिकायत रहती है कि फ्रिज का ये जो नीचे का वेस है, यहाँ से पानी आता है। तो यहाँ से पानी आने का बस एक ही रीज़न रहता है, अगर ये जो ड्रेनर है अगर ये ब्लॉक हो जाता है, तो जब ये चिलर ट्रे का पानी धीरे धीरे मेल्ट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे पानी ड्रॉप होता है इस चिलर में, इस रास्ते से। तो यहाँ पे जब ये ब्लॉक रहेगा, इसका छिद्र ब्लॉक रहेगा, क्योंकि वही छिद्र इसका जो पीछे कंप्रेसर के ऊपर ट्रे लगा रहता है, उसमें पानी वो स्लोली जाते रहता है। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लॉक होने कंडीशन में ये भर जाएगा और भर के ये पानी यहाँ से टपकने लगता है। यही पानी यहाँ से टपक के धीरे धीरे ये वहाँ पे फ्रंट में ये गीला हो जाता है, पूरा पानी यहीं से आता है। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ ये दिखाना था आपको डोर स्विच का। कभी आपका लाइट जल रहा है, कभी नहीं जल रहा है, कभी जल रहा है तो बंद ही नहीं हो रहा है। जब बंद नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो कूलिंग का इफ़ेक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में आप ऐसा डोर को बंद करने के बजाय, जब डोर बंद कर देंगे तो लाइट बंद हुआ नहीं बंद हुआ वो आपको दिखेगा नहीं, बट उसके लिए फिर दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मोबाइल कैमरा चालू करके रखना पड़ेगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप उंगली रखिए इस डोर स्विच पे, क्योंकि ये बॉडी से जैसे अपन क्लोज करते हैं बॉडी को, वैसे ये नॉब अंदर की तरफ दब जाता है, तो ये लाइट बंद हो जाती है। वापस से डोर खोलते हैं तो शुरू हो जाती है। अगर इस तरीके से वर्किंग में है तो डोर स्विच का कोई इशू नहीं है, लाइट का कोई इशू नहीं है, सब कुछ ओके है। आपका डोर क्लोज होता है तो लाइट ऐसे बंद हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने। अब हम ये आपको बता देते हैं कि अगर ये ट्रे ब्लॉक हो जाता है तो इसको क्लियर कैसे करेंगे। तो हमारे पास में एक ये ऐसा फ्लेक्सिबल वायर है केबल का, तो मैं तो इसका यूज़ करता हूँ। एसी वगैरह के इसमें क्लीन करना रहता है तो ड्रेनर को, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। अब आप किसका यूज़ करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब देखिए, मैंने चिलर ट्रे को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सिरे को यहाँ अंदर डालेंगे और ऐसे अंदर बाहर करते जितना जा सकता है हम पूरा डाल देंगे। ये ट्रे के पास पहुँच गया है, एक साइड में अगर देखेंगे तो वहाँ ट्रे के पास पहुँच गया है, इससे आगे नहीं जा रहा। तो वहाँ से पीछे से हाथ डाल के हम पीछे से पूरा ही निकाल लेंगे, तो ये पूरा क्लियर हो जाता है। और थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के यहाँ पे, 1 गिलास पानी डाल के यहाँ पे हम देख लेंगे, पूरा ड्रेनर क्लियर हो जाता है। अब चूँकि इसमें कोई इशू नहीं है, फिर कोई दूसरी वीडियो आती है जिसमें ब्लॉकेज का इशू रहेगा तो मैं वो पूरा क्लियर कर दूँगा। अभी के लिए हमारा वीडियो पूरा क्लियर हो गया है और आप देख सकते हैं इसमें आइस भी आना शुरू हो गया है। अभी इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फ्रीज़र में हम 1 कप पानी रखेंगे। ये हमने पानी रख दिया इसमें। अब इसको हम कुछ देर में हम ठंडा करके चेक करके देख लेंगे कि आइस अच्छा जम रहा है कि नहीं जम रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हम ये है टेस्टिंग करने का तरीका कि आप
फ्रीज़र में कटोरी में ग्लास में पानी रख दीजिए और आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद 1 घंटे बाद आप आके एक बार देख लीजिए, उसमें आइस जमना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपके पास मीटर नहीं है तो। बाकी तो हमारा सब ओके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले कोई एजुकेशनल वीडियो में। ओके, थैंक यू।